आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। मैं हूं मानक गुप्ता। किडनी की परेशानी से जूझ रहे लालू यादव को जमानत दिलाने के लिए अब चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने आवाज उठाई है। एलजेपी ने मानवाधिकार आयोग से संज्ञान लेने की अपील कर दी है। चारा घोटाले में सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अभी 2-3 दिन पहले डॉक्टरों ने कहा था कि उनकी किडनी महज 25% ही काम कर रही है। इस खबर के सामने आने के बाद उन्हें मानवता के आधार पर रिहा करने की मांग उठ रही है। अब चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी भी लालू यादव की बिगड़ती सेहत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संज्ञान लेने की मांग की है। एलजेपी चाहती है कि लालू को जमानत मिल जाए। आरजेडी को ये अपील पसंद आ रही है तो वहीं जेडीयू को ये बेहद नागवार गुजरी है। मानवता के आधार पर अभिभावक आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को हम खोना नहीं चाहते हैं। इसलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार से मेरा यह आग्रह है कि अविलंब लालू जी को रिहा करवाया जाए। एक अपनापन तो सब में है और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर वो ये डिमांड कर रहे हैं कि वो बीमार हैं, सीनियर लीडर हैं, इसलिए यानी माननीय न्यायपालिका को भी इस पर नोटिस लेना चाहिए और उनकी बीमारी को ध्यान में रख के उनको जमानत देना। दोनों राजनीतिक पैंतरेबाजी है और दरअसल ये कहीं ना कहीं राजद की बी टीम की तरह वो काम कर ही रहे थे। इसलिए ये बहुत अप्रत्याशित या अस्वाभाविक ये जो डेवलपमेंट है इसको नहीं देखा जाना चाहिए। आरजेडी कार्यकर्ता भी लालू यादव की सेहत को लेकर चिंतित हैं और भगवान के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। माता रानी के चरणों में लालू जी के लिए प्रार्थना किया और हवन किया कि हे माता रानी, लालू जी को शीघ्र स्वास्थ्य करें और माता रानी ऐसा कृपा करें कि लालू जी भी जेल से बाहर आ जाएं। उनका राजनीति में ना कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन। विपक्ष में होने के बाद लोजपा लालू प्रसाद यादव की रिहाई की मांग कर रहा है। ऐसे में अगर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव आने वाले दिनों में एक साथ आ जाएं तो कोई अचरज की बात नहीं होगी। कैमरामैन इसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने गेंद बीजेपी के पाले में डाल दी है। नीतीश कुमार ने कहा है बीजेपी ने इस बाबत कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। सवाल है क्या नीतीश कुमार बीजेपी के सामने बेबस हो गए हैं? बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार तो बन गई, लेकिन बीजेपी की सख्ती के कारण नीतीश कुमार बेबस नजर आ रहे हैं। बीजेपी की सख्ती का नतीजा ये है, अब तक कैबिनेट का विस्तार भी नहीं हो सका है। अब तक अपने हिसाब से कैबिनेट का विस्तार करने वाले नीतीश कुमार की राह में बीजेपी रोड़ा बन गई है। खुद नीतीश कुमार के बयान ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। भारतीय जनता पार्टी को लगेगा मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए तभी बातचीत आपस में होगी, अभी तक का कोई प्रस्ताव। नीतीश के बयान से बिहार की सियासी हलचल तेज हो गई है। चुनाव में जीत के करीब पहुंचकर फिसली आरजेडी अब नीतीश को कमजोर बता रही है। दावा कर रही है ये सरकार कभी भी गिर सकती है। एक तरफ 70-80 संख्या वाले लोग हैं और ये 40 वाले लोग हैं और ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो इनकी बिदागरी कब हो जाए, इनका जो साथी है कब इनको नकार दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने यह बयान बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए दिया है, लेकिन मीडिया के सामने दिए गए इस बयान में उनकी बेबसी भी साफ झलक रही है। पटना से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। साल 2022 में होने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी ताल ठोकेगी। इसका ऐलान खुद राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा यूपी की गंदी राजनीति से अब वहां के लोग उकता गए हैं। आज हर यूपी निवासी एक ईमानदार और साफ नीयत वाली सरकार चाहता है जो केवल आम आदमी पार्टी दे सकती है। इसलिए आम आदमी पार्टी 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेगी। यूपी के सियासी अखाड़े में अब आम आदमी पार्टी भी उतरेगी।
दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐलान करते हुए बताया कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में साल 2022 में होने वाला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। ऐसे में आम आदमी पार्टी साल 2022 में सीधे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को टक्कर देते हुए दिखाई देगी। लेकिन बीजेपी केजरीवाल के इस फैसले पर तंज कस रही है। केजरीवाल जी, आपकी आदत है, जो मैंने पहले कहा था, आपकी आदत है भ्रमित करने की, और अब उत्तर प्रदेश की जनता में ही नहीं, आप दिल्ली की जनता में भी बेनकाब हो चुके हैं। और जब जो बेनकाब होता है ना, उसके लिए एक ही नसीहत होती है कि वो पर्दाशीन हो जाए। दरअसल यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी पंचायत चुनाव में अपना दमखम आजमाना चाहती है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह अगस्त से लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में एंट्री से पहले जमीनी परीक्षण करेगी। आम आदमी पार्टी इससे पहले दिल्ली, पंजाब, गोवा और हरियाणा में भी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ चुकी है, जहां दिल्ली और पंजाब में पार्टी को अच्छी सफलता मिली है। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के बीच पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर आज बड़ा हमला किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि विपक्ष किसानों को डराने और भड़काने की साजिश रच रहा है। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे। अपने गृह राज्य गुजरात के कच्छ में किसानों से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया, तो इसके साथ ही किसानों को डराने का इल्जाम भी आयद कर दिया। क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? पशुपालकों को आजादी मिली हुई है। आज देश पूछ रहा है कि ऐसी ही आजादी अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? पीएम मोदी ने कहा कि अगर गुजरात का किसान मुक्त व्यापार का फायदा उठा रहे हैं, तो देश के दूसरे राज्यों को भी ये व्यवस्था मिलनी चाहिए, लेकिन विपक्षी दल इसकी राह का रोड़ा बन रहे हैं। लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए। यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। अपने गृह राज्य गुजरात के कच्छ में पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े सोलर विंड पार्क का शिलान्यास किया। गुजरात को कई परियोजनाओं की सौगात दी। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कृषि कानूनों के खिलाफ जहां दिल्ली में किसान आंदोलन जारी है, तो वहीं मध्य प्रदेश में इस बिल के समर्थन में बीजेपी ने किसान सम्मेलन रखा है। सम्मेलन के जरिए बीजेपी किसानों को इस कानून की खूबियां समझा रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के किसान गुस्से में हैं। पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं, तो बीजेपी एमपी में किसान सम्मेलन कर रही है। ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि तीनों कानून किसानों के हित में हैं और पीएम मोदी किसानों के सबसे बड़े मसीहा हैं। भोपाल के भेल दशहरा मैदान में सीएम शिवराज ने किसानों से इस कानून के समर्थन में हाथ ऊंचा करके नारे लगवाए। ये कानून अच्छा है कि बुरा है? इनका समर्थन करते हो? मोदी जी ने अच्छा किया कि बुरा? तो मोदी जी के साथ हो, तीनों किसान कानूनों के साथ हो, तो ये कि नहीं? इस दौरान मंच से हाथ उठवाकर सीएम शिवराज ने यह भी दावा किया कि मध्य प्रदेश में कृषि उपज मंडियां कभी बंद नहीं होंगी। काय को रोते हो किसान को जब ठीक दाम मिलते हैं? ये स्टार्ट लिमिट हटने के कारण किसान की फसल का दाम बढ़ेगा। तो बोलो, स्टॉक लिमिट खत्म होना चाहिए कि नहीं? किसान सम्मेलन में किसान कम, बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम ज्यादा दिखाई दिया। चेहरे पर फूल छाप, भगवा मास्क, टोपी, गमछा पहने लोग मैदान पर नजर आए। इनमें से ज्यादातर को यह भी नहीं पता था कि आखिर सम्मेलन बुलाया क्यों गया है। किसानों को बुलाया गया ताकि कृषि बिल को समझाएं
और ये दिखाने की कोशिश करें कि कृषि बिल के समर्थन में मध्य प्रदेश के किसान हैं। संभाग स्तर पर ये कार्यक्रम बीजेपी ने यहाँ पर रखा है और ये तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर जहां तक नजर डालेंगे यहाँ पर किसान कम बीजेपी के कार्यकर्ता ज्यादा नजर आ रहे हैं। आप कहां से आए? किसान हैं? हाँ किसान है। क्या समझा रहे हैं आपको यहाँ पर? अभी ये काश्ता आप हमारे बारे में बता रहे हैं। क्या समझ में आया आपको? हाँ आ रहा है धीरे धीरे। क्या समझ में आया? आ रहा है सब, ये बता रहा है मंडी का अनाज पानी का जो बता रहा है हमारे किसान का। मध्य प्रदेश के किसान सम्मेलन को दिल्ली में किसानों के आंदोलन के डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन किसानों पर इसका असर होगा या नहीं, इसका जवाब किसी के पास नहीं। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। 2018 में परीक्षा हुई, 2019 में रिजल्ट आया, लेकिन अब तक नियुक्ति क्यों नहीं हुई? सरकार से इसी सवाल का जवाब लेने के लिए मध्य प्रदेश के चयनित शिक्षकों ने आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। 2 साल का लंबा इंतजार, सिलेक्शन हो चुका है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। मध्य प्रदेश में चयनित शिक्षक अब मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में बैठ चुके हैं धरने पर। मांग है कि उनकी ज्वाइनिंग हो जाए। लंबे समय से नियुक्ति की बाट जोह रहे चयनित शिक्षकों के सब्र का बांध मंगलवार को टूट गया। सैकड़ों शिक्षक राज्य शिक्षा केंद्र पर धरने पर बैठ गए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि हम सबको हमारी शिक्षक भर्ती की नियुक्ति जल्दी से दिलवाइए, वरना हम यहाँ से नहीं जाएंगे बस। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल लंबे समय से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। 2018 में तब की शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा ली। इसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गई। सितंबर 2019 में शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ। प्रदेश में करीब 40,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग ने 20,500 ही पद स्वीकृत किए थे। 1 जनवरी 2020 से स्कूल शिक्षा विभाग ने भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की। उच्च माध्यमिक शिक्षक के 15,000 और माध्यमिक के 5,670 पदों पर भर्ती होनी थी। 1 जनवरी 2020 से 3 जुलाई तक दस्तावेजों का वेरिफिकेशन हुआ, लेकिन कोरोना के चलते शासन ने इसे रोक दिया, जो अब तक शुरू नहीं हो पाया। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी PEB ने अब नई भर्तियां निकाल दी है, जिसके चलते शिक्षकों का गुस्सा और भड़क गया। क्या आपकी मांग है और आप बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुँचे होंगे? हाँ सर, हम रीवा से आए हैं, बहुत मुश्किल हुई मुझे आने में। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पोर्टल अपडेट हो और ज्वाइनिंग मिले, क्योंकि इंतजार बहुत हो गया। हमारा सब्र जवाब दे चुका है। हम यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलेंगे, चाहे हम भूख प्यास से यहीं मर जाएं। वैसे ही सर, बेरोजगारी की मार इतनी पड़ी है शिक्षकों के ऊपर इस कोरोना काल में कि हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। पिछले 6 महीने से चयनित टीचर विधायकों और मंत्रियों से मिलकर गुहार लगा रहे हैं, लेकिन किसी ने इनकी सुध नहीं ली है। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कर्नाटक विधान परिषद में आज बेहद शर्मनाक वाकया हुआ, जब गोरक्षा कानून पर चर्चा के दौरान कांग्रेस MLC हंगामे पर उतर आए और डिप्टी स्पीकर को जबरन खींचकर उनकी कुर्सी से उतार दिया। हंगामा, नारेबाजी और धक्का मुक्की तस्वीरें कर्नाटक के विधान परिषद की हैं, जहां जनता के चुने हुए नुमाइंदे सदन की मर्यादा को तार-तार करते नजर आए। विधान परिषद में गोरक्षा कानून पर चर्चा हो रही थी कि हंगामा शुरू हो गया। देखते ही देखते नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। कांग्रेस MLC ने जबरदस्ती विधान परिषद के अध्यक्ष को कुर्सी से नीचे खींच लिया। 5 दिन पहले ही कर्नाटक विधानसभा में गोरक्षा कानून पास हुआ था। विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस कानून का विरोध कर रही है। आज विधान परिषद में गोरक्षा कानून पेश होना था। कानून के खिलाफ वोटिंग के लिए कांग्रेस ने व्हिप जारी किया था, लेकिन जैसे ही विधान परिषद की कार्रवाई शुरू हुई, कांग्रेस के सदस्य चेयर पर डिप्टी चेयरमैन को देखकर भड़क गए और उनके साथ धक्का मुक्की कर उन्हें कुर्सी से हटा दिया। प्रजाप्रभुत्व को तिलांजलि कर दिया विधान परिषद में कांग्रेस लोगों ने। डायरेक्टली ऐसा तरफ गुंडागिरी फर्स्ट टाइम कर्नाटक में चल रहा है। हम सबको बहुत ये देखकर बहुत दुख हो गया है। हंगामा इतना बढ़ा कि सदन के अंदर मार्शल बुलाने पड़े। काफी मशक्कत के बाद स्थिति को काबू किया जा सका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए बीजेपी का डेलीगेशन आज मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला। बीजेपी की शिकायत को लेकर चुनाव आयोग की टीम 17 दिसंबर को पश्चिम बंगाल का दौरा करेगी। बंगाल की सियासी लड़ाई अब चुनाव आयोग की चौखट पर आ गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद केंद्र और ममता सरकार के बीच के रिश्ते और तल्ख हो चले हैं।
पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब बताते हुए बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करने पहुंचा और राज्य के हालात को कश्मीर से भी बदतर बताते हुए जल्द से जल्द आचार संहिता लागू करने की मांग कर डाली। इलेक्शन होगा, इलेक्शन का टाइम होगा तो भय में लोग तो घर से निकलेगा नहीं। तो इसी कारण में हम लोग बोला कि आपको पास पावर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कि सेक्शन 15 ऑफ आरपीए में आपको पावर है कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट 6 महीने पहले, चुनाव के 6 महीने पहले आप कर लागू कर सकते हैं। आप ये पावर यूज कीजिए। न्यूज 24 से खास बातचीत में स्वप्न दास गुप्ता ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश और म्यांमार के लोगों को भी वोटर बनाया गया है, जिसे उन्होंने दुरुस्त करने की मांग की है। डेड वोटर जो जिसका देहांत हो गया है या जो घर शिफ्ट कर गया है, उनका डिलीशन में यहाँ का लोकल स्टाफ बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, क्योंकि एक पूल ऑफ बोगस वोटर्स यहाँ तैयार हो रहे हैं। न्यू वोटर्स एनरोल होता है, उससे ज्यादा परिमाण में लोग न्यू वोटर्स एनरोल हो रहे हैं। हम लोग का प्रश्न है, ये सब भारतीय नागरिक है या दूसरा कोई पड़ोसी देश का है, या बांग्लादेश का है या म्यांमार का है। डेलीगेशन में शामिल हुए हुगली से बीजेपी के सांसद लॉकेट चैटर्जी ने भी पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर हल्ला बोला, कानून व्यवस्था की स्थिति को बद से बदतर बताया। पश्चिम बंगाल पुलिस ममता बनर्जी का पूरा हाथ में है और हम लोग चाहते हैं कि बंगाल पुलिस के सामने तो पश्चिम बंगाल पुलिस के सामने तो वोट नहीं हो पाएगा, कि डर का परिस्थिति तैयार किया है। तो हम लोग चाहते हैं बाहर से सेंट्रल फोर्स आएगा तो हमारा जनता का तो डर चला जाएगा। ये लोग तो चाहते हैं कि वोट विदाउट वोटर्स होगा, वोटर्स बाहर नहीं आएगा, वोट नहीं देगा तो उन लोग रिगिंग करके जीत जाएगा। राज्य में हो रही हिंसा और कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी के डेलीगेशन ने चुनाव आयोग को 2 पेज का ज्ञापन सौंपा है। बीजेपी की शिकायत को लेकर चुनाव आयोग सख्त हो गया है और 17 दिसंबर को चुनाव आयोग के उपायुक्त सुदीप जैन बंगाल के दौरे पर जाएंगे। कोलकाता से मनोज पांडे के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने पिता की किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स के प्रकाशन पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है, जबकि उनकी बहन शर्मिष्ठा इस किताब को प्रकाशित करने के पक्ष में है। यानी पिता की किताब को लेकर भाई बहन आमने सामने है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स के प्रकाशन से पहले विवाद हो गया है। इस किताब को लेकर प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी और बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी की अलग अलग राय है, जहां एक और अभिजीत मुखर्जी ने जनवरी में प्रकाशित होने वाली इस किताब के प्रकाशन पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। इस किताब के कुछ अंश प्रेरित हैं और पहले से मीडिया में हैं। अगर मेरे पिता स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी भी जिंदा होते तो प्रकाशन से पहले खुद पूरी किताब जरूर पढ़ना चाहते, इसलिए इसके प्रकाशन पर रोक लगनी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर बेटी शर्मिष्ठा ने अपने भाई को किताब के प्रकाशन पर बेवजह रुकावट न डालने की अपील की है। मैं द प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक की बेटी अपने भाई अभिजीत से ये प्रार्थना करती हूँ कि इसके प्रकाशन होने में बेवजह कोई रुकावट पैदा ना करे। ये उनके द्वारा लिखी गई आखिरी किताब है जो उन्होंने अपनी बीमारी के दौरान लिखी थी। कहा जाता है कि प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी और शर्मिष्ठा मुखर्जी के बीच विरासत की लड़ाई है। शर्मिष्ठा को लगता है कि वो प्रणब मुखर्जी के काफी करीब रहीं और इसीलिए वो ही फैसला कर सकती हैं कि प्रणब मुखर्जी ने जो बातें डायरी में लिखी वो पब्लिश्ड हो। लेकिन अभिजीत मुखर्जी 2 बार कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं और उन्हें आगे कांग्रेस पार्टी की राजनीति करनी है। ऐसे में अब जानकारों का ये कहना है कि शर्मिष्ठा मुखर्जी इस मामले को और आगे तक ले जा सकती हैं। अरे देखो, जैसा करना है करो उनके साथ, अब मेरे को छोड़ दो। मैं उनकी बातों में इतना मुसीबत है ना, क्या मैं बताऊं। तो दादा आपको क्या लगता है कि मतलब इतना डिस्प्यूट क्यों है? नहीं, चुप रहो, अपने आप ही करेगा वो हैं? वो अपने आप करेगा। कौन? दोनों? हाँ। दरअसल ये किताब अगले साल जनवरी में आनी है, जिसमें कांग्रेस को लेकर लिखी गई कुछ बातें मीडिया में आ रही हैं। अभिजीत मुखर्जी की यही आपत्ति है कि इससे पार्टी की छवि धूमिल हो सकती है, इसलिए वो प्रकाशन से पहले इस किताब को खुद पढ़ना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।